अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके साथ मैं मराकश की डिटेल शेयर करूँगा कि मराकश का वीज़ा किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो मराकश जाना चाह रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों को तो इनकी डिटेल का पता नहीं होता कि किस तरह वो अपना वीज़ा जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान इसका तरीक़ाकार है, कोई इतनी मुश्किल नहीं। चंद एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होते हैं तो यकीनी तौर पर आप मराकश का वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसकी कुछ ही तारीख में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इसका वीज़ा मराकश का अप्लाई करना है। दोस्तों मराकश जो है वो इस्लामी मुल्क है और 99% यहाँ पे जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। एक तरफ इसकी जो हदूद है वो स्पेन के साथ मिलती है, तकरीबन इसका 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका स्पेन का और मराकश का। आप मराकश से अगर जाना चाह रहे हैं स्पेन में तो बाई बस भी जा सकते हैं, ट्रेन भी यहाँ से जाती है और उसके बाद ये जो फेरी है ये भी यहाँ से जाती है। दोस्तों मराकश में बर्बरी जो ख़ानदान है ना वो एक बड़ा ताकतवर ख़ानदान समझा जाता था। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने हुकूमत की है, जो वक्त गुजारा है, ये बर्बरी ख़ानदान है जो कि इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करते रहे हैं। कमांडर तारक बिन ज़ियाद जो थे वो भी बर्बरी ख़ानदान से ही उनका तल्लुक़ था। इसके बाद सादी ख़ानदान की हुकूमत आ गई और इसके बाद अलवी ख़ानदान इस मुल्क में हुकूमत करता रहा। 18 नवंबर को हर साल इसका नेशनल डे मनाया जाता है। इस मुल्क के लोग पाकिस्तान के साथ काफ़ी नरम गोशा रखते हैं, वो इस वजह से कि अब्दुल सलाम जो कि मराकश को रिप्रेजेंट करते थे। अब्दुल सलाम का तल्लुक़ मराकश से था। ये उस वक्त अभी मराकश अपने वजूद में नहीं आया था, इसको उस वक्त फ्रांसीसी कॉलोनी ही समझा जाता था। और अब्दुल सलाम को जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के अंदर बोलने के लिए, अपने मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए भिजवाया गया तो अब्दुल सलाम साहब को रोक दिया गया। जो फ्रांसीसी रिप्रेजेंटेटिव था इस जनरल असेंबली के अंदर, अब्दुल सलाम साहब को उन्होंने कहा जनाब आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आपकी अभी कोई ऐसी नेशनैलिटी नहीं है, ना ही आपके पास कोई ऐसे राइट्स हैं कि आप बगैर अपने किसी मुल्क की नुमाइंदगी किए बगैर किसी मुल्क के मुतल्लिक आप बोल सकें। इस जनरल असेंबली में सर ज़फ़रुल्लाह खान जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे वो भी इसमें मौजूद थे। जब उन्होंने ये देखा कि एक मुसलमान के साथ एक कोई ब्रादर मुल्क के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है तो उनको अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने अपने उस वक्त तो जज्बात पर काबू रखा और उस असम्बली के दौरान ही अब्दुल सलाम साहब को कहा कि आप जो है वो यहाँ से फारग होकर मुझे मिलिएगा। सर ज़फ़रुल्लाह ने रात को न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने का दरवाज़ा खुलवाया और अब्दुल सलाम को भी साथ लेके वहाँ पे चले गए और अब्दुल सलाम साहब को पाकिस्तान की नेशनैलिटी और पासपोर्ट इशू कर दिया। अब अगले ही दिन दोबारा जब वो जनरल असेंबली के इजलास में जाते हैं, अब्दुल सलाम साहब ने दोबारा जब बोलना शुरू किया तो उनको दोबारा जो फ्रांसीसी नुमाइंदा था उसने रोकने की कोशिश की। तो उसके बाद बड़े ही दबंग ऐलान के साथ अब्दुल सलाम साहब ने कहा जी मेरे पास अब पाकिस्तान की शहरियत है और मेरे पास ये पूरा हक है कि मैं अब अपनी आवाज़ और या अपने ज़ाती मुल्क के लिए एक आवाज़ बुलंद कर सकूं। और उसके बाद अब्दुल सलाम साहब ने बड़े ही दबंग ऐलान के साथ जनाब वो अपनी बात जो थी वो करते रहे और ये यूं ही फिर वक्त गुजरता रहा, डायलॉग चलते रहे और बिलाखिर डायलॉग के बाद ये हुआ कि मराकश का अपना जो मुल्क था वो वजूद में आ गया। दोस्तों अब्दुल सलाम साहब जब पहले अपने मराकश मुल्क के जब वज़ीर आज़म बने तो जब अपने ऑफिस के अंदर बैठे तो उन्होंने वो जो पासपोर्ट जो पाकिस्तान की उनको शहरियत मिली थी वो पासपोर्ट उन्होंने अपने दफ्तर में वो फ्रेम करके सामने लगा लिया और हर आते जाते बंदे को ये दिखाते थे कि देखें जी ये पासपोर्ट, ये मेहरबानी पाकिस्तान में ये सर ज़फ़रुल्लाह साहब ने हमारे ऊपर की थी, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक जाती रही और फिर आखिर हमें अपना मुल्क हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। और अब्दुल सलाम साहब हमेशा पाकिस्तान के शुक्रगुजार रहे। दोस्तों शायद यही वजह है कि मराकश जो है वो पाकिस्तानी या पाकिस्तान के लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। अब इसका जो आपको मैं बता दूं कि ये जो नरम गोशा है, एक तो आपको मैंने ये वजह बता दी कि क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से मराकश के लोग एक तो नरम गोशा रखते हैं और दूसरा आप आ जाते हैं जी वीज़ा आप इसका किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। देखें जी इसकी जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में है। इसका बड़ा ही आसान सा जो तरीका है, आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है या जो आपके फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको आप सब तैयार करते हैं एक फ़ाइल की सूरत में,
तो फिर आप बगैर अपॉइंटमेंट लिए इस्लामाबाद चले जाते हैं। आप डिप्लोमेट एनक्लेव में जाते हैं और वहाँ जाके जब इसकी जापान के सामने ही इसकी एम्बेसी है, वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स जब देखते हैं, पहले तो ये होता है कि ये जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने लेके वहाँ पहुँचते हैं वो आपको बैठाते हैं, एक वेटिंग रूम होता है। उसके बाद आपसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास होते हैं वो आपसे रिसीव करते हैं। डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद उनका ये तरीकाकार ये होता है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं, आपसे फ़ीस नहीं लेते। सबसे जो इनकी अच्छी बात ये है दोस्तों, आपको ये मैं बता दूं कि ये तब तक आपसे फ़ीस नहीं लेंगे जब तक इन्होंने अपना डिसीजन नहीं दे लेना कि आया अगर हमने आपको वीज़ा देना है तब ही ये आपसे फ़ीस लेंगे। क्योंकि ये जब आपसे डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेते हैं तो इसका तमाम जो इनका अंदर अमला बैठा होता है वो आपके ट्रैवल हिस्ट्री, आपके टाइज जो होते हैं पाकिस्तान के साथ, वो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ ये जो डिस्कस करने के बाद ये चीज़ें मैच करते हैं। अगर इस फैसले के ऊपर पहुंच जाते हैं कि जी आपको वीज़ा दे देना चाहिए, तो वो आपको वेलकम टू द मराकश कहते हैं और आपको कहते हैं कि आप अपनी ये जो फ़ीस है, ये तकरीबन जो इनकी फ़ीस होती है अप्स डाउन होते रहते हैं, लेकिन ये तकरीबन 12 से 13 हज़ार के समथिंग इसकी जो फ़ीस बनती है वो आपसे फ़ीस जो है वो काउंटर पर कहते हैं कि आप इसकी जमा करवा दें। और पासपोर्ट ऑलरेडी आपने अंदर सबमिट कर दिया होता है। ये जो आपका ये स्टिकर है ये इसके ऊपर पेश कर देते हैं और पेश करने के बाद आपको ये पासपोर्ट जो है आपको दे दिया जाता है। और अगर इन्होंने आपको वीज़ा नहीं देना होता या आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इनके मुताबिक जो इन्होंने कैटेगरीज बनाई होती है नहीं पहुंचते, तो फिर आपसे ये माजत कर लेते हैं और आपको ये आपके डॉक्यूमेंट्स का एक सेट रख लेते हैं और दूसरा सेट आपको आपके पासपोर्ट के साथ वापस कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप मराकश का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप हमारी सर्विस लेना चाह रहे हैं तो आप बिला झिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। एक नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीज़ा स्टैम्प कंसल्टेंसी सियालकोट।